बघेली माटी का मोती। कुछ कदम उठते हैं विरासत को सहेजने के लिए, कुछ हाथ बढ़ते हैं अपने परंपरागत ज्ञान की पूंजी को सक्षम हाथों में सौंपने के लिए। प्रकृति के आंचल में सुरक्षित सांस्कृतिक समृद्धि को कुछ आंखें अपलक इसलिए निहारती हैं जिससे इन मोतियों को बीनकर संरक्षित किया जा सके। बघेलखंड मध्य भारत का ऐसा भूभाग जिसमें समाया है राजसी ठाट बाट का वैभव, राजपूती गौरव की ऐसी पावन भूमि जो समृद्ध वन संपदा को अपने धानी आंचल में समेटे वात्सल्य बरसाती है। मध्य प्रदेश को संबल देता एक मजबूत कंधा बघेलखंड का पठार, जिसके भाल पर सजे हैं एक से बढ़कर एक नायाब हीरे। प्राचीन साक्ष्यों से भरी वो बघेली अंजुरी जिसने अनेक पुरातात्विक रहस्य अपने अंदर संजोए हैं। नेपाल सिंह बनाफर रीवा क्षेत्र की एक ऐसी कद्दावर शख्सियत जो बघेलखंड संस्कृति के परंपरागत ज्ञान, भाषा, बोली, लोकगीतों का वैविध्य अपनी अंजुरी से बांट रहे हैं। किसी समय स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे नेपाल को रीवा की सिकुड़ती हरियाली ने ऐसी करुण पुकार लगाई कि नेपाल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 20 सालों से नेपाल जैव विविधता और वन संपदा के संरक्षण का बीड़ा उठाकर चल रहे हैं। बघेली भूमि को अपना सब कुछ न्योछावर कर चुके नेपाल की दिनचर्या शुरू होती है एक ऐसे दिव्य वृक्ष के सानिध्य से जिसे ज्ञान, शांति और अमरता का प्रतीक कहा जाता है। जी हाँ, ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति को धारण करने वाला एक ऐसा वृक्ष है जो रीवा रियासत के किसी राजसी परिवार के सदस्य द्वारा यहाँ गोविंदगढ़ में लाकर रोपा गया था। ये वृक्ष मध्य भारत में दुर्लभ ही कहीं मिलता है। इसे पहचान कर नेपाल ने इसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयास तेज कर दिए हैं। आइए एक नजर हम कल्प वृक्ष के आध्यात्मिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर भी दौड़ाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्प वृक्ष से जुड़े आध्यात्मिक पहलुओं की। इन्हीं धार्मिक भावनाओं में बंधे धर्मावलंबी गाहे बगाहे यहाँ आकर अपने अपने मत के अनुसार इस वृक्ष का मान मनोबल करते नजर आते हैं। आमतौर पर नेपाल वैसा ही व्यवहार इस पेड़ के साथ करते हैं जैसा व्यवहार यहाँ के स्थानीय लोगों का होता है। नेपाल जी इसकी देवीय विशेषताओं पर ज्यादा बात न करते हुए कल्प वृक्ष के वैज्ञानिक आधारों से युवाओं को अवगत कराते हैं। आइए नेपाल जी से ही जानते हैं कल्प वृक्ष के वैज्ञानिक गुणों और उसके वैज्ञानिक आधारों के बारे में। कुछ लोग आसपास के दवाई के ऊपर छाल ले जाते हैं, पत्ता ले जाते हैं। इसका सुबह निराहार 5 पत्ता अपना खा ले ही तो 24 घंटा फिर और कोई मिनरल्स और विटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फल मई जून के गर्मी में आप धूप में घूम रहे हैं, इसके फल का गूदा 2 चम्मच खा लीजिए तो 6 घंटा तक फिर धूप में घूमिए, पानी की न कमी होगी शरीर में और न प्यास लगेगी। पुराणों में मान्यता है कि जो सन्यासी महात्मा जंगलों में वास करत रहे हैं तो 100 साल तपस्या लीन थे, उनको खाना पानी कहाँ से मिलत रहा, सवाल उठता। तो वो सब चीज की पूर्ति कल्प वृक्ष से ही करते रहे। ये इस पेड़ की क्षमता है 1,20,000 लीटर पानी को अपने अंदर संग्रह कर सकता है। वे मानते हैं सफेद बाघ और आम के बाग की चर्चा के बिना बघेलखंड की बात बेमानी है। रीवा में खोजे गए दुनिया के पहले सफेद बाघ मोहन की कहानी तो जगजाहिर है, लेकिन जीआई टैग से नवाजा गया एशिया का पहला आम सुंदरजा रीवा को अलग पहचान दिला रहा है। जैव विविधता की अलग जगह रहे नेपाल ने रीवा के इस मशहूर आम के बाग बगीचों को बचाने की भी एक अभिनव पहल की है। नेपाल जी का ये प्रकृति प्रेम उन्हें केवल लोकप्रिय ही नहीं बनाता बल्कि बघेलखंड की गौरव गाथा और यहाँ के राजसी वैभव को जन जन तक पहुँचाने की प्रेरणा भी देता है। नेपाल सिंह रीवा क्षेत्र के किले, रजवाड़े और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की भी गहरी जानकारी रखते हैं। इमारतों का अपना एक अलग इतिहास होता है। नेपाल बताते हैं कि इंडो सार्वसैनिक शैली में बनी इस कोठी में राजा मार्तंड ने अपने जीवन का उत्तरार्ध गुजारा है। कोठी के ठीक सामने पाषाण शिल्प के पुराअवशेषों को सहेजता विशाल आंगन अपनी ऐतिहासिकता खुद बयान कर रहा है।
नेपाल सिंह वनाफर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों, इतिहास प्रेमियों और पुरातत्ववेत्ताओं को राजा मातंड सिंह के पिता महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के भी दर्शन कराना नहीं भूलते, जिन्होंने अंग्रेजों की दमन नीति का विरोध करते हुए सन 1942 में ही रीवा रियासत को एक आजाद देश घोषित कर दिया था। जैव विविधता या वन औषधियों से जुड़ी सभी प्रादेशिक और आंचलिक संगोष्ठी अथवा सेमिनार में एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर नेपाल सिंह वनाफर का नाम पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी प्रतिष्ठा से लिया जाता है। भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी और कर्मचारियों के सभी प्रशिक्षण सत्रों और प्रशिक्षण कार्यशालाओं में बतौर शिक्षक नेपाल जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्थानीय वनोपज और पेड़ पौधों से जुड़ी नैदानिक उपचार की पद्धतियों के लिए उनके विद्यार्थी नेपाल जी की कक्षा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने वन औषधि खोजने के इस उम्र दराज अनुभव के साथ नेपाल जी बघेलखंड की पुरा संपदा के अन्वेषण में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। हाल ही में इनको जंगल में बिखरे पाषाण अवशेषों और प्राचीन लिपि के पाए जाने की सूचना मिली। विद्यार्थी मन में उपजी संभावनाओं के साथ नेपाल जी निकल पड़े वियावान में पुरा अवशेषों के भूले बिसरे आसान प्रश्नों का उत्तर तलाशने। ये क्षेत्र किसी पुराने बौद्ध विहार जैसा दिखाई देता है। स्तूपनुमा खंडहर कभी किसी बौद्ध साधना का हिस्सा रहे होंगे। चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से उकेरी धम्मलिपि ने नेपाल जी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने जानकारी के अभाव में इस पुरा संपदा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नेपाल सिंह वनाफर इन विशेष ऐतिहासिक साक्ष्यों की बनावट और वास्तुकला से जुड़े तथ्यों की व्यापक जानकारी यहाँ आने वाले पर्यटकों को प्रदान करते हैं। नेपाल सिंह वनाफर की यही कोशिश है कि इस बौद्ध धरोहर की ओर शासन प्रशासन का ध्यान जाए। उन्हें पूरी आशा है कि इन अवशेषों की सांस्कृतिक परिपाटी के उजागर होने से इस संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण में तेजी आएगी। नेपाल जी का मानना है कि समय जीवन का पहला साथी है। जीवन के पदार्पण के साथ और जीवन के अवसान के बाद भी यदि कोई यूं ही रहेगा तो वो है समय। साक्ष्य को संजोता, संकेतों को पिरोता, निरंतर गतिमान। कोई चल रहा है लगातार समय के साथ। उद्गम को निहारती आंखें, भूले बिसरे अवसान प्रश्नों का उत्तर तलाशती आंखें, परत दर परत कभी ना भुलाए जाने वाले योगदान को समझने और समझाने के लिए कोई चल रहा है लगातार समय के साथ निरंतर।